वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं लेके आया उनके लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नामकरण हो चुका है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑलरेडी हम लोग 5 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हमारा 6वां लेक्चर है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्टार्ट होने वाला है। तो सफरनामा स्टार्ट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। तो आप और मैं अभी क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, और यही सारी चीजें जो है आपके एग्जाम में काम आने वाली है। मेरी बातें और आपके दिमाग में जितना भी कंटेंट गया है वो, तो यहां पे हम दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी एक दूसरे को कोऑपरेट करके मतलब लोगों के लिए अच्छा करना कहलाता है भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए हम लोग इसको समझते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मिनिमम 10 मेंबर्स। तो कम से कम 10 लोगों के साथ मिलके आप एक यहां पे सोसाइटी स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। बट इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगा, मेन मोटिव होगा सिर्फ और सिर्फ यहां पे वेलफेयर करना, मतलब लोगों के बारे में सोचना और लोगों के लिए अच्छा करना। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। बट क्या ये इसी तरीके से काम करेगा? क्या ये ओरली बिल्कुल एक दूसरे से हम लोगों ने दोस्ती कर ली और कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर दी? ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो यहां पे हमें याद रखना है, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था वो 1956 था। तो ऐसे करके हम लोग एक एक चीजों को याद करते हुए चलेंगे। ये कौन सा है भैया? 1912। द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। किस तरीके से पैसा आएगा? तो वो इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू आएगा। शेयर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर। तो अब ये अपनी सोसाइटी के शेयर्स को मार्केट में इशू करेगी और यहां पे लोगों से कैपिटल मंगवाएगी। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, कौन बनाता है और कौन से एक्ट में ये यहां पे काम करती है। दोस्तों अब हम लोग इसकी कुछ तारीफ कर दें भाई कि इसकी क्या खासियत है, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो सबसे पहला ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फीचर वो है वॉलंटरी एसोसिएशन। दूसरा जो फीचर है वो है यहां पे लीगल स्टेटस, मतलब सरकार में भी इसके लिए नियम बना रखे हैं। ऐसे ही हर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी दोस्तों स्टार्ट नहीं कर सकता यहां पे। तीसरा यहां पे इसकी लायबिलिटी जो है वो बिल्कुल लिमिटेड है। 10 लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया और 10 लोगों पर ही क्या आ रही है भाई? लायबिलिटी भी आ रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रोल। मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब या डेमोक्रेसी का मतलब द सिस्टम इज रन बाय द पीपल और इलेक्टेड बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये डेमोक्रेटिक कंट्रोल, तो एक ही बात हुई कि सारी पावर दोस्तों किसके हाथ में चली गई है? लोगों के हाथ में चली गई है। तो इतनी सी बात याद रखनी है कि यहां पे कंट्रोल जो है वो लोगों के हाथ में रहने वाला है। सर्विस मोटिव है, मेनली इनका जो मोटिव होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का वेलफेयर होगा। इसके अलावा यहां पे कुछ भी मोटिव इनका नहीं है। मतलब प्रॉफिट अर्न करेंगे बट इनका मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होगा। मेन गोल जो होगा वो होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर पे गोल। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे स्टेट कंट्रोल, कहीं ना कहीं सरकार भी यहां पे इन्वॉल्व होती है और स्टेट का यहां मैक्सिमम कंट्रोल रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, अगर मान लेते हैं पूरे काम के दौरान पैसा अच्छा खासा मिलता है तो यहां पे सरप्लस को भी डिस्ट्रीब्यूट लोगों के बीच में यहां पे करा जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि सब लोगों ने टीम की तरह काम करा है और टीम जब मेहनत करती है तो जो भी अचीवमेंट अचीव होता है उसको इक्वली यहां डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। यही होना चाहिए किसी भी बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए अब हम लोग एक एक चीज को डेप्थली समझने की कोशिश करें, ब्रीफली समझने की कोशिश करें। पहला, वॉलंटरी एसोसिएशन। एनीवन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट इज फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिसका भी मन हो, जिसकी भी इच्छा हो, वो फ्रीली आके यहां पे ज्वाइन कर सकता है। किसी को भी कंपल्सरली या फोर्सफुली यहां पे ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा। एंड कैन ऑल्सो लीव द सोसाइटी आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। अगर उसको लगता है कि अब मैं यहां कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं या कोई इश्यूज है मेरे साथ, पर्सनल इश्यूज है, तो मैं इसको छोड़ के जाना चाहता हूं, तो बिल्कुल यहां पे वो सोसाइटी को छोड़ सकता है। वो प्रॉपर नोटिस के साथ यहां पे छोड़ सकता है। अपनी मेंबरशिप को यहां पे वो सरेंडर यहां कर सकता है। दूसरा पॉइंट, लीगल स्टेटस की हम लोग बात करें तो सरकार के जो नियम है वो 1912 के यहां पे पूरे चलते हैं। इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, तो मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का करना जरूरी है। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड नॉट अफेक्टेड
अफेक्टेड बाय एंट्री एग्जिट ऑफ एनी मेंबर। ये एक सेपरेट एंटिटी है जिसमें लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है यहाँ 100 लोग ज्वाइन करे और यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे 50 लोग चले भी जाए, फिर 50 और नए ज्वाइन करे, फिर 50 चले जाए। तो इस तरीके से ये बैलेंस यहाँ पे चलता रहेगा भाई। आने जाने से यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है हमेशा, क्यों? क्योंकि लोग लिमिटेड है तो लायबिलिटी भी क्या होगी दोस्तों? लिमिटेड होगी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। जितना उनका पैसा लगा होगा उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है। यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी वर्ड में यूज नहीं करने वाला हूं। कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, तो जितना उस सोसाइटी में उन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है उतनी ही उनकी लायबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मतलब लोगों के हाथ में कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज विद द मैनेजिंग कमिटी, तो सारी की सारी जिम्मेदारी मैनेजिंग कमिटी की होगी यहाँ पे, विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स थ्रू वोट। किसके थ्रू इलेक्टेड होंगे? तो वोटिंग के थ्रू इलेक्टेड होंगे, और जो कि यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म होगा। एवरी मेंबर हैज वन वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। उस कंपनी में उसके मान लेते हैं 10 लाख रुपए के शेयर है, बट फिर भी उसकी वोट की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। मतलब ईच मेंबर हैज वन सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट, मतलब ट्रांसफरेबल नहीं है, नॉन ट्रांसफरेबल है। वो अपना वोट खुद ही देगा और उसकी वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी? एक ही रहेगी। तो यहां यूज कर सकते हैं हम लोग 1 पर्सन 1 वोट पॉलिसी। आगे हम लोग बात करते हैं सर्विस मोटिव, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां इनको वेलफेयर करना है, लोगों का, लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जो है वेलफेयर के बारे में ज्यादा सोचा जाता है उसको बोला जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलिए समझते हैं। The main aim is to serve its member and not to maximize the profit। यहाँ पे मेन काम जो है वो लोगों को यहाँ पे क्या देना है? सुविधाएं देना है, ना कि यहाँ पे मैक्सिमम उसको प्रॉफिट अर्न करना है। इफ एनी प्रॉफिट इज जनरेटेड, अगर मान लेते इस दौरान इस काम को करते करते भी अगर कुछ पैसा मिल जाता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिवाइडेड अमंग मेंबर्स, और जो पैसा यहां मिला है तो वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि मेंबरशिप लेके बैठे बाहर को कोई किसी बंदे को इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आगे हम लोग बात करते हैं अब कि भाई हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं उनके क्या क्या फायदे हैं, तो एक एक को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पहला फायदा, इसको बनाना बड़ा आसान है, लगभग 10 मेंबर चाहिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 को अगर फॉलो किया तो सब कुछ अच्छा चलेगा। दूसरा फायदा, लायबिलिटी जो है वो क्या है दोस्तों? यहां पे लिमिटेड है। तीसरा फायदा, स्टेबल एग्जिस्टेंस, ये लंबे समय तक चलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के एंट्री एग्जिट से इसमें बहुत ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी यहां पे चेंज नहीं होने वाला है दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी इन ऑपरेशन, कहीं ना कहीं अगर उससे पैसा जनरेट हुआ तो उन्हीं मेंबर्स के बीच में यहां पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा, 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू चलेगी। यहां पे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है अच्छा खासा, सरकार यहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट। आगे हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी इन द वोटिंग स्टेटस, भाई आपका कितना भी पैसा लगाओ, कितने भी शेयर हो, बट यहां पे जब वोटिंग करवाई जाएगी तो आपके वोट की वैल्यू हमेशा 1 मानी जाएगी, उससे ज्यादा यहां नहीं मानी जाएगी। एक एक चीज को हम लोग अब ब्रीफली समझने वाले हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन, इट कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। कितने मेंबर से स्टार्ट कर सकते हो? 10 मेंबर से स्टार्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो इजी एज इट रिक्वायर्स वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटी। सरकार की बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के भलाई के लिए आप काम कर रहे हैं, इसीलिए सरकार भी यहां पे आपका क्या करने वाली है? सपोर्ट करने वाली है। लिमिटेड लायबिलिटी की हम बात करते हैं, देना सभी को है, मगर जितना उनका कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल में इन्वॉल्वमेंट है, उतना ही इनको देना है, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी यहां पे नहीं है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितना पैसा लगा है उतना ही आपको पे ऑफ करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। स्टेबल एग्जिस्टेंस से यहां पे कैसे? ड्यू टू रजिस्ट्रेशन इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अपने आप में रजिस्ट्रेशन के बाद एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, मतलब दूसरों से इस पे कोई भी असर नहीं पड़ता। एंटिटी एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, लुनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर। किसी भी मेंबर के साथ कुछ भी हो जाए इस सोसाइटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी जैसी चल रही थी वैसे ही चलती रहती है। तो एंट्री और एग्जिट चलते रहेगी लोगों की, मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो हमेशा चलती रहेगी। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन एंड वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट्स मेंबर, द रिस्क ऑफ बैड डेट्स इज लोअर। अब भाई यहाँ पे सारे लोग मिलके
यहाँ पे काम करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो बेड डेट्स है वो लोवर्ड हो जाता है, मतलब जो रिस्क क्राइटेरिया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड देयर इज रिडक्शन इन कॉस्ट, इसके कारण जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गवर्नमेंट सपोर्ट की हम लोग बात करें, सरकार भी इसका सपोर्ट करती है, क्योंकि सरकार भी लोगों के लिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लोगों के लिए है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट बाय गिविंग लोन्स एट द लोअर इंटरेस्ट रेट, इन लोगों ने क्लियर कर दिया कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल रहे हैं, इसीलिए लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन भी मिल जाता है, सब्सिडीज मिलती है इन काम को करने के लिए। एंड बाय चार्जिंग लेस टैक्सेस, और टैक्स भी जो है मान लेते हैं जीएसटी देना है, ऐसे कुछ टैक्सेस देना है तो वो भी हमें कम देने होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, और जो भी आपको वोटिंग देना है उसमें इक्वालिटी मिलेगी। ज्यादा पैसा दिया है तो भी आपका वोट का एक ही वेटेज रहेगा, कम पैसा दिया है तो भी वोट का वेटेज रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं यहां इक्वालिटी की बात हो रही है। इट प्रमोट्स द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल क्या हो जाता है, वन मैन वन वोट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच मेंबर। पैसा कितना लगाया है ये यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम लोग अब बात करते हैं यहां पे इसकी कुछ लिमिटेशंस की, क्योंकि भाई फायदे हैं तो कुछ ना कुछ यहां पे बाउंड्री के अंडर भी काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी जैसी मर्जी हो रही है उस तरीके से काम कर पाए। तो हम लोग बात करेंगे कहीं ना कहीं लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की, एक एक की बात करते हैं हम लोग। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो उनकी हर किसी की एक पर्टिकुलरली राय हो सकती है, सलाह हो सकती है। लिमिटेड रिसोर्सेस है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, कभी कभी क्या होता है एक दूसरे को वो मैनेज नहीं कर पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, कहीं ना कहीं मोटिवेशन की भी कमी रहती है। लैक ऑफ मोटिवेशन तो या लैक ऑफ सीक्रेसी है, फिर एक्सेसिव जो है गवर्नमेंट कंट्रोल है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, लिमिटेशंस का पार्ट हो जाती है। एक एक चीज को हम लोग समझने की कोशिश करें। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज, लोग लिमिटेड तो रिसोर्सेज भी उनके पास क्या रहेगी दोस्तों, लिमिटेड रहेगी। इट सफर्स फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एज इट इज यूजुअली फाउंड बाय पीपल विद लिमिटेड मीन। यहां पे प्रॉब्लम क्या है भाई कि लोग कम है तो हमेशा शॉर्टेज रहेगी, काय की, रिसोर्सेज की शॉर्टेज रहेगी, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज रहेगी, पैसे की भी शॉर्टेज रहेगी। कभी कभी ऐसा होगा कि पैसा जेब से भी लगाना पड़े, अपनी एसेट्स बेच के भी इसमें पैसा लगाना पड़े, इतना तक कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आगे बात करते हैं इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्योंकि वो सारे लोग जो है वो मिलके अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, तो कभी कभी मैनेजमेंट भी जो रहता है वो हिल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है यहाँ पे कि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट भी हो सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स हु मे नॉट बी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं है कि उनको सारे काम आते हो, बट अगर मान ले तो वो जीत गए किसी कारण से तो हो सकता है कि वो सही से चला पाए या हो सकता है सही से ना भी चला पाए। टू रन अ कोऑपरेटिव मोर ओवर इट कांट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस पीपल एट हाई सैलरीज, और दूसरे को ये अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के हिसाब से नहीं काम करे, तो उन्हीं के ग्रुप में से, उन्हीं के साथ वालों में से ही किसी ना किसी को यहां इलेक्ट करके इनको काम चलाना पड़ता है। लैक ऑफ सीक्रेसी की बात करें, इट्स अफेयर्स आर ओपनली डिस्कस्ड इन इट्स मीटिंग, जो भी बात होती है, जो भी चर्चा होती है वो सबके सामने होती है यहाँ पे। एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन एज पर द सोसाइटीज एक्ट 7 सबसेक्शन 7 व्हिच मेक इट डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी, तो यहां सीक्रेसी की कहीं से कहीं तक की कोई भी बात नहीं होती है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहती है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का भी क्योंकि वो पैसा देती है इसीलिए सरकार का इस पर सीधा सीधा कंट्रोल रहता है। एज द गवर्नमेंट ऑफर्स लॉट ऑफ कंसेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी इट पुट्स लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, सपोर्ट करती है, इस हिसाब से वो कहीं ना कहीं अपना पावर भी यहाँ पे, अपनी अथॉरिटी भी शो करती है। द सोसाइटी हैज टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड बाय द ऑडिटर एंड हैज टू सबमिट ऑफ द कॉपी ऑफ इट्स अकाउंट टू द रजिस्ट्रार। इनको यहाँ पे जो भी इनका लेन देन चल रहा है, रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, साल भर का ये करके पूरी अकाउंटिंग जो है यहाँ रजिस्ट्रार को उसको सबमिट करना जरूरी है। हो सकता है बीच में कुछ लूप होल्स आ जाए, इसीलिए अकाउंटिंग करना समय समय पे जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को यहाँ कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। द मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विद डिफरेंट व्यू पॉइंट, अलग अलग मेंबर अलग अलग सोसाइटी के हो सकते हैं, रिलीजन के हो सकते हैं, कास्ट के हो सकते हैं, कलर उनका अलग हो सकता है, रेस अलग हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती है, बट फिर भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसीलिए कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट यहां पे क्रिएट हो जाता है। समटाइम्स व्हेन सम मेंबर्स बिकम रिजिड द रिजल्ट इज कॉन्फ्लिक्ट, अगर मान लेते हैं यहां पे कोई रूल पे वो रिजिड हो जाए, मतलब स्ट्रिक्ट हो जाए कि ये रूल तो मैं चेंज नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, तो यहां वो चीजें जो है कॉन्फ्लिक्ट में
में कन्वर्ट होती है। हाउ कैन कोऑपरेटिव एक्टिविटीज बी फाइनेंस, तो इनके पास पैसा आता कहां से है, देता कौन है, तो इसको समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ओके, चलिए समझते हैं। फंड्स क्रिएटेड थ्रू द रिटेंशन ऑफ कोऑपरेटिव बिजनेस surpluses that are not directly allocated to the members are another important source of cooperative capital। अब यहां पे कहा जाता है कि जो भी हम लोग कमाते हैं काम करने के बाद, पूरा सब कुछ बेचने के बाद कुछ बच गया, तो यहां पे वो जो सरप्लस है हो सकता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए या हो सकता है उसी को री इन्वेस्ट कर दिया जाए उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड सिंस मोस्ट कोऑपरेटिव रूल्स अलाउ दीज फंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली। अब यहां पे अगर जरूरत पड़ती है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज ये फंड में इकट्ठा करते हुए चले जाएंगे। व्हेन अ कोऑपरेटिव इज लिक्विडेटेड, अनलाइक लोन्स और इंडिविजुअल मेंबर डिपॉजिट, द कोऑपरेटिव डज नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन यूज ऑफ दीज फंड्स। तो अगर मान लेते उसी में से कोई बंदा यहां पे लोन ले लेता है या उसको पैसे की जरूरत होती है तो उससे वो इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसने अपना बहुत बड़ा कैपिटल, बहुत बड़ा पैसा जो है वो ऑलरेडी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा है, तो उसी फंड को बार बार ये क्या करते हैं भैया, यहां पे रीएलोकेट करते हैं या तो लोगों को बांटते चले जाते हैं और उनसे कोई भी इंटरेस्ट यहां नहीं लिया जाता। ऑफ कोर्स रिटेनिंग सच फंड बाय द कोऑपरेटिव आल्सो रिप्रेजेंट अ कॉस्ट टू द इंडिविजुअल मेंबर हु अदरवाइज वुड हैव हैड दैट पोर्शन ऑफ द सरप्लस एलोकेटेड टू देम। अगर सरप्लस हो रहा है तो बांटने की जरूरत है, अगर सरप्लस नहीं है तो यहां पे बांटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मेंबर्स विलिंगली एक्सेप्ट दिस कॉस्ट व्हेन द बेनिफिट इट क्रिएट्स फॉर देम आर क्लियर एंड वर्थवाइल। अगर सारी चीजें क्लियर है तो यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है, लोग ज्यादा पैसे लगाने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यहां पे हर चीज ट्रांसपेरेंट फॉर्म में रख रहे हो तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, इससे हमारा फायदा होता है। नॉन मेंबर सोर्सेज ऑफ फंड में इंक्लूड कोऑपरेटिव्स और कमर्शियल बैंक। अब जो नॉन मेंबर है, बाहर के मेंबर है, इसके मेंबर नहीं है, वो किस तरीके से पैसा लगाते हैं, तो कमर्शियल बैंक लगा सकता है, सप्लायर लगा सकता है, गवर्नमेंट और डोनर एजेंसी लगा सकती है। एक्सटर्नल फंडिंग में बी प्रोवाइडेड इन डिफरेंट वेज। अगर बाहर से आप पैसा लगवाना चाहते हैं तो इसके भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे एज अ ग्रांट, मतलब कि हमें अनुदान मिल जाए, दान मिल जाए किसी से, वो देख रहे हैं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए तो लोग यहाँ पे पैसा देने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। एज अ शॉर्ट टर्म लोन, कुछ लोग शॉर्ट टर्म लोन देते हैं कुछ समय के लिए और बोलते हैं कि जब काम हो जाए तो ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे देना, विद इंटरेस्ट मत देना। यहाँ पे कुछ लोग जो है लॉन्ग टर्म लोन दे देते हैं ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एज ट्रेड क्रेडिट ऑफर्ड बाय सप्लायर्स, और बहुत सारे कामों के लिए हमें यहाँ पे ट्रेड जो है, ट्रेड करने के लिए भी क्रेडिट पे बहुत सारे गुड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। विच काइंड ऑफ फंड आर बेस्ट? अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि कौन से फंड बेस्ट रहेंगे। मेंबर्स कैपिटल आर द लोएस्ट रिस्क सेफेस्ट फॉर्म ऑफ फंडिंग एंड हेंस शुड बी द फर्स्ट चॉइस। अब मेंबर से ही पैसा लेना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा है और रिस्क भी जो है वो बहुत ही मिनिमम है। आगे बात करते हैं, एंड नॉट बी रीपेड सून बट समटाइम्स नॉट इनफ। कभी कभी वो पैसा पूरा कंप्लीट हमारी जो है रिक्वायरमेंट उसको नहीं कर पाता, इसीलिए बाहर से भी हम लोगों को पैसा लेना पड़ता है। इन सच केसेस बोरिंग्स फ्रॉम नॉन मेंबर सच एज द बैंक एंड सप्लायर्स इज गुड स्ट्रेटेजी ओनली व्हेन द रिटर्न्स फ्रॉम सच बोरिंग्स आर लार्जर देन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बट कोलेटरल इज रिक्वायर्ड। अब बाहर वालों से हम लोगों ने पैसा तो ले लिया बट वो कोई ना कोई कोलेटरल रखवाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ वो गिरवी हम लोगों से रखवाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये यहां पे कि भाई उससे आने वाला पैसा, अगर वो मैंने इन्वेस्ट किया 10 रुपए और उससे आने वाला 15 रुपए है तो मेरे को चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं यहां पे जो लायबिलिटी है मुझ पे 5 रुपीज की है वो मैं पेड ऑफ कर सकता हूं, बट उसको इन्वेस्ट करने के बाद मेरे पास इन रिटर्न उतना आना यहां पे जरूरी है। अगर वो नहीं आता है तो मेरे लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी। बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप्स की होती है। यहां पे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी पहली, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहां पे ये बंदा चीजों को लेने का काम करेगा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बना के देने का काम करेगा, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मार्केटिंग करेगी, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने का काम करेगी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर की जितनी भी इक्विपमेंट्स है उससे रिलेटेड होगी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो पैसे लेन देन का काम करेगी, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो घर लेन देन में हेल्प करेगी आपको कि घर कहां कैसा
कितना सस्ता और कितनी आसानी से मिल सकता है, ये सब हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट सीक्स टू एलिमिनेट मिडिलमैन। सबसे अच्छी बात है कि जो बिचौले होते थे, जो ब्रोकर होते थे और यहाँ पे जो भी एजेंट्स होते थे, उन सबको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया। ये सबसे अच्छी बात है। बाय एस्टेब्लिशिंग अ डायरेक्ट लिंक विद द प्रोड्यूसर, जो बना रहा है उससे डायरेक्टली हम लोगों की लिंक हो जाती है यहाँ पे। इट परचेजेस गुड्स ऑफ डेली कंजप्शन डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड सेल्स देम टू द members at reasonable price. Goods are sometimes supplied to non-members but no share of profit to them. अब कभी कभी क्या होता है, जब डायरेक्टली रिलेशन हो जाता है, यहाँ मिडिल मैन के हटने के कारण रेट्स कम हो जाते हैं। रेट्स कम होने के कारण ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छे से बिक पाते हैं। दूसरा, यहाँ प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेशन होता है। जरूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट मेंबर को बेचे जाए, ये मेंबर के अलावा भी नॉन मेंबर्स को भी बेचे जा सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं भाई, जो हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कितने तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे दो तरीके से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करने वाली है। पहले तो रिटेल, मतलब एक एक प्रोडक्ट का जब लेन देन करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेल। बट यहाँ पे जब लमसम प्रोडक्ट की डील होती है उसको कहा जाता है यहाँ पे होलसेल कोऑपरेटिव स्टोर्स। तो इन दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पे सामानों को बेच भी रहे हैं और लोगों को सेटिस्फाई भी यहाँ पे कर रहे हैं, या हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो भी उसमें अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की। और प्रोड्यूसर वर्ड जैसे ही आता है तो समझ में आता है कि चीजों की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। द मेन एम इज टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु कैन नॉट इजीली कलेक्ट वेरियस आइटम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फेस प्रॉब्लम्स इन मार्केटिंग। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कि चीजों को बेचना तो चाहते हैं बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के कारण वो यहाँ चीजों को नहीं बेच पा रहे, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। दूसरी बात करें हम लोग, दीज सोसाइटीज परचेज रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट एंड अदर आइटम्स इन लार्ज क्वांटिटी एंड प्रोवाइड दीज थिंग्स टू देयर मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइसेस। तो जो भी इसके मेंबर्स है उनको सस्ती सुंदर टिकाऊ चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि वो चीजें बनाए और लोगों को भी सस्ते से सस्ते में बेचा जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका प्रॉफिट अर्निंग कहीं से भी मोटिव नहीं होता है। इनका मेन मोटिव जो होता है सिर्फ और सिर्फ होता है यहाँ पे दोस्तों वेलफेयर। इसीलिए यहाँ समझना जरूरी है। आगे बात करें, द मेंबर्स आउटपुट इज ऑल्सो परचेज फॉर फर्दर सेल। और यहाँ पे उन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाए उनको यहाँ परचेज करके मार्केट में और भी बहुत सारी जगह सप्लाई किया जा सकता है। द प्रॉफिट एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर कंट्रीब्यूशन इन द टोटल आउटपुट सोल्ड। उनने जितना भी बेचा है उस टोटल प्रॉफिट को इन सब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्ली यहाँ पे किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इफको की हम लोग बात कर रहे हैं, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे ये जो फर्टिलाइजर से ये सारे फार्मर्स के काम में आता है, बनाया भी जाता है, बेचा भी जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी चेन सिस्टम जो है काम करती है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें, इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज, बहुत सारे काम करती है। क्या क्या? जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, रिसर्च एक्सेट्रा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट मेंबर्स। उन सारे मेंबर जो कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़े हुए उन सारे लोगों को ये बैक सपोर्ट देने का काम करती है। द आउटपुट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पूल्ड टुगेदर एंड सोल्ड बाय सोसाइटी एट गुड प्राइसेस। और यहाँ पे जो भी आउटपुट आता है उसको अच्छे दामों पे यहाँ पे मार्केट में बेचा जाता है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे, द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एक्सटेंट ऑफ आउटपुट कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द सेल। जितना भी जिसने सेल किया है उस अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे प्रॉफिट दिया जाएगा। जैसे शक्ति भोग आटा की हम लोग बात करें, मृत्यु की बिजली की बात करें का मंडोला, ठीक है। तो ये शक्ति भोग आटा एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू क्या होती है, मार्केटिंग होती है, लोगों तक के इसको पहुंचाया भी जाता है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, स्मॉल फार्मर्स ज्वाइन टुगेदर, छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, फॉर्म अ कोऑपरेटिव एंड पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड कलेक्टिवली एंड मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो सब चीजें सस्ती पड़ेगी और आउटपुट अच्छा खासा होगा, बेचने में भी फायदा होगा। अलग अलग काम करेंगे तो नुकसान यहाँ पे ज्यादा होगा। तो यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी समझ में आती है कहीं ना कहीं। सच सोसाइटी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी सीड्स, मैन्यूअर्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड अदर मॉडर्न टेक्निक्स फॉर यूज इन द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो क्रॉप्स के कल्टीवेशन में ये सारे लोग क्या करते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, दे प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी ऑफ कल्टीवेशन
कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल। अब अलग अलग थे तो छोटे छोटे फार्म लैंड थे, बट जब एक साथ हो जाएंगे तो बड़ा फार्म लैंड हो जाएगा। यहाँ पे लार्ज पीस ऑफ लैंड पे एक साथ कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा ताकि आउटपुट भी इनका अच्छा खासा यहाँ पे हो सके। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, जरूरतमंदों तक के पैसा पहुंचाने का जो काम होता है वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है। समझते हैं इसको हम लोग। सच सोसाइटीज प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर्स। तो लोग जो पैसे का लेन देन करते हैं और हैवी चार्जेस करते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का, उनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उन पे क्या करा जाता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। बट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आने के कारण इनको बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है और बहुत मिनिमम लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन मिल जाता है। दे प्रोवाइड लोन्स टू देयर मेंबर्स ऑन इजी टर्म्स एंड रीजनेबली लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, और इनको लोन्स भी मिल जाते हैं, बट इनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है दोस्तों वो बहुत ही कम देना होता है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव मशरूम्ड अक्रॉस इंडिया। धीरे धीरे करके ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत तेजी से रूरल इंडिया में फैल रही है अभी। मेनली फ्लोटेड बाय एम्प्लॉयज ऑफ अ लार्ज कंपनी टू एनकरेज सेविंग हैबिट्स। कहीं ना कहीं उनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप अपनी सेविंग्स बढ़ाइए, सेविंग्स ही फ्यूचर में आपको यहाँ पे काम आने वाली है। फॉर इंस्टांस आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है इटसेल्फ हैज एन इन हाउस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इवन एट इट्स ऑपरेट एज अ बैंक। बैंक भी और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, तो लोगों को बहुत ज्यादा ये सपोर्ट करते हैं कि अपने पैसे बचाएंगे तो फ्यूचर में आपको काम आएंगे। इनफैक्ट इट वॉज फ्लोटेड व्हेन इट वॉज ऑपरेटिंग एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Cooperative Credit Society with reserves and paid up capital of over 1 lakh has to be registered with the RBI। और 1 लाख के ऊपर बात हो गई तो यहाँ आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा RBI के साथ में। This society perform important role in the rural areas where the dishonest money lenders have been exploited simple villagers by charging high rate of interest। जो money lenders high rate of interest चार्ज करते थे उन लोगों से कहीं ना कहीं बचाने के लिए ही ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लाया गया है। The fund of the society consist of, क्या क्या होगा इसमें, मेंबरशिप फीस होगी, डिस्पोज ऑफ शेयर्स होंगे, भाई शेयर्स की जो भी जानकारी वो सारी दी जाएगी इसमें। डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स, मेंबर्स कितना पैसा देते हैं, नॉन मेंबर्स कितना पैसा देते हैं। लोन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड द सेमी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों से हम लोगों ने कितना लोन लिया है वो सारी की चीजें इसमें आती है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।